हेलो माई सेल्फ हर्षित राणा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर फोरेंसिक साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, काफी पुराने समय से क्या क्या चेंजेस, क्या क्या डेवलपमेंट्स, इवोल्यूशन बेसिकली कैसे हुआ इंडिया के अंदर फोरेंसिक साइंस का। दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन। सबसे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेसिकली उनको हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप खुद एक पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और पूरे लेक्चर को एंजॉय कीजिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। पूरा टॉपिक इस सिंगल वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर बात करें तो 2300 साल पहले, 2300 साल पहले एक बुक जिसको लिखा है कौटिल्य ने, जिसको आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, एंड द नेम ऑफ द बुक इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक के अंदर कौटिल्य ने मेंशन किया है फॉरेंसिक साइंस के बारे में। हालांकि उस वक्त फॉरेंसिक साइंस टर्म नहीं पता था और बट ये था कि बेसिकली क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास में चीजें थी, राइट। सो चाणक्य का यहां पे इंट्रोडक्शन है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट मौर्यन एम्पायर के, राइट। कौटिल्य डिस्कस अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ लॉज एंड ऑर्डर बाय रूलिंग गवर्नमेंट। जो वहां पे गवर्नमेंट जिसका रूल था, उस गवर्नमेंट के रूल शासन, हम हिंदी में बोल सकते हैं कि वो सरकार वहां पे शासन कर रही थी, तो उसकी कुछ लॉज एंड कुछ ऑर्डर्स बनाने का जो काम है, उनको मेंटेन करने का जो काम है, वो कौटिल्य ने किया है, राइट। The laws that were discussed in his book अर्थशास्त्र were derived from 4 sources. उसकी जो बुक थी, उनकी जो बुक थी अर्थशास्त्र, उसके अंदर जो लॉज एंड ऑर्डर्स थे जो उनके स्टेट में होने चाहिए, कि वहां के लोगों को कैसे रहना है, किन रूल्स को फॉलो करना है, किन रेगुलेशंस को फॉलो करना है, सो दैट वर ऑल मेंशन्ड इन हिज बुक। तो वो जो लॉज थे, वो जो ऑर्डर्स थे, वो 4 सोर्सेस के ऊपर, 4 सोर्सेस के ऊपर बेस्ड थे। एंड व्हाट आर दोस 4 सोर्सेस? लेट्स डिकोड दैट। सो वो जो 4 सोर्सेस थे, उनके नाम सबसे पहले देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द धर्म, सैक्रेड लॉ बेस्ड ऑन ट्रुथ, सच्चाई पे आधारित था कि आपका धर्म है सच बोलना, तो आपको सच बोलना है, एंड सो ऑन। उसके बाद विरह, एविडेंस बेस्ड ऑन द विटनेस। यस, विटनेस को तो आज के टाइम पे भी काफी इंपॉर्टेंस मिलती है। आंखों देखी, कि आपने अपनी आंखों से कैसे किसको मर्डर करते हुए, किसको क्राइम करते हुए देखा है। नेक्स्ट इज चरित्र, ठीक है, हिस्ट्री एंड कस्टम बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एक्सेप्टेड बाय द पीपल। एंड द लास्ट वन इज राजासना, एडिक्ट्स ऑफ द किंग, दैट इज द लॉज ऑफ प्रोम्युलेटेड, राइट। In earlier days, Indians used signature occasionally without knowing science behind it. So, early days में क्या था कि जो इंडियंस थे, वो लोग अपने सिग्नेचर्स को यूज करते थे, ठीक है, बट उनको उसके पीछे का साइंस नहीं पता था, ठीक है। विदाउट नोइंग साइंस बिहाइंड इट, दे यूज द सिग्नेचर्स, द इंडियंस यूज सिग्नेचर्स। इट इज बीइंग मेंशन्ड इन, अब ये चीज कहां पर मेंशन्ड है कि इंडियंस को सिग्नेचर का नॉलेज था, ठीक है, लेकिन उसको उसका साइंस नहीं पता था। तो ये चीज मेंशन है एक चाइनीज रिकॉर्ड में, एंड द रिकॉर्ड वाज द फिंगरप्रिंट्स वर यूज्ड बाय एंशिएंट किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। सो वो सिग्नेचर्स जो थे, वो ऐसा नहीं कि अपना नाम लिख दिया, उस टाइम पे इतना लिटरेसी रेट नहीं था, तो दैट आर द सिग्नेचर्स। उनके क्या थे? सिग्नेचर्स उनके थे फिंगरप्रिंट्स, अंगूठा लगाना, समथिंग। सो एक प्रिंट थे, वो अपना प्रिंट वहां पर देते थे अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, राइट। सो ये मेंशन था चाइनीज रिकॉर्ड्स में कि भाई साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता था, पुराने जो साम्राज्य थे उनके अंदर। दे नेम द हैंडप्रिंट्स एज तरीजा, उनको हैंडप्रिंट्स को उन्होंने एक नाम दिया, दैट इज तरीजा। एंड दीज वर
इनइमिटेबल, और उनको वहां पे घोषित कर दिया गया कि ये वहां पर इमिटेबल होंगे. अंडर द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, it is believed that Indian ancestors had the knowledge about the persistency of individuality of fingerprints. तो यहां से प्रूव होता है कि पुराने समय में लोगों को फिंगरप्रिंट्स का वैल्यू पता था. वो फिंगरप्रिंट्स को फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एक पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया करते थे. सो उसके बाद डेवलपमेंट्स हुए, एंड इन 1849 द फर्स्ट केमिकल एग्जामिनेशन लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इन मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसको आज नबार्ड के नाम से जानते हैं, जिसको बाद में चेंज करके उस लोकेशन का नाम नबार कर दिया गया इन 1988. सो यहां पर 1849 में सबसे पहला केमिकल एग्जामिनेशन लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश किया गया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंडर में, अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट इन 1849. द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. In 1849, the first chemical examination laboratory was established under the Department of Health in Madras Presidency. Since many people died due to the consumption of poisonous substances in the 19th century, this was introduced to detect and analyze the various poisonous substances and their poisons. They took over the chemical analysis and toxicological analysis. Basically, ये जो first chemical examination laboratory थी, इसका पर्पस था सिर्फ पॉइजन्स को, टॉक्सिक्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि उस वक्त उस एरिया के अंदर काफी ज्यादा पॉइजन के केसेस डिटेक्ट हो रहे थे. तो उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड ये लेबोरेटरी बनाया गया हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर में, जिसका काम था सिर्फ पॉइजन्स को आइडेंटिफाई करना कि कैसे पॉइजन से, किस तरह के पॉइजन से वहां पर लोगों की डेथ हो रही है, सडन डेथ्स हो रही है, तो ताकि उसको वहां पर उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सके. राइट. एंड 1849 के बाद हम बात करें आफ्टर द इंडिपेंडेंस. अब हिस्ट्री आगे आगे बढ़ रही है, तो यहां पे आपको बताने की कोशिश हुई है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के बाद, the modernization of techniques in crime investigation needed a great improvement. ठीक है. In year 1897, year to be mentioned, it is very important that in 1897 में the first fingerprint bureau was established in Calcutta, जिसको आज कोलकाता के नाम से जानते हैं. वहां पर सबसे पहला फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टैब्लिश किया गया. राइट. A special branch of laboratories is being introduced in each country to analyze the evidences collected after it's a chance of prediction of probability to reach the accurate results. So, इंडिया के अंदर भी जैसे वर्ल्ड में फॉरेंसिक साइंस डेवलप हो रहा था, सेम इंडिया में उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, बट ब्रिटिशर्स ने फॉरेंसिक साइंस की इंपॉर्टेंस को समझा और वर्ल्ड लेवल पर जो चीजें वर्ल्ड में हो रही थी, वो लोग इंडिया में उस चीज को लेकर के आ रहे थे, एंड दे यूज टू इनहैंस द फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया. ब्रिटिश रूल्स में ये सारी चीजें एक्सपैंड हो रही थी, फॉरेंसिक साइंस एक्सपैंड हो रहा था. आफ्टर दैट केमिकल एग्जामिनर्स लेबोरेटरी. उसके बाद जब मद्रास में ये पहला आपका पॉइजन डिटेक्ट करने का हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर लेबोरेटरी खुला, उसके बाद केमिकल्स को एनालाइज करना के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया, और इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट लेबोरेटरीज को बनाया गया. इज इट क्लियर? ओके. ड्यूरिंग द 19th century, when the cases of death due to the poison posed to the law of enforcement agencies, a need was felt for isolating, detecting, and estimating various poisons absorbed in human system. So 19th century की लगभग यहां पर बात है, when cases of death due to poisons posed a problem to law enforcement. Law enforcement agencies के सामने बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर किसी ने पॉइजन को इनटेक किया है या पॉइजन इन्वॉल्वमेंट है किसी क्राइम के अंदर, सो उसको डिटेक्ट करना, ठीक है, काफी चैलेंजिंग था. सो अ नीड फॉर फेल्ट फॉर आइसोलेटिंग, उसको आइसोलेट करना, डिटेक्ट करना, और वेरियस पॉइजन जो हमारे ह्यूमन सिस्टम में एब्जॉर्ब होते हैं उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना एक चैलेंजिंग था. तो इस चैलेंज को
ओवरकम करते हुए पहला द फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी, जैसा कि आपको अभी बताया, सेम वही चीज यहां पर रिपीट हुई है, दैट वाज इन 1849 अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट इन मद्रास प्रेसिडेंसी। उसके बाद एडवांसमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुआ है इस पर्टिकुलर फील्ड में, टॉक्सिकोलॉजी में, एंड दिस विल लीड टू इन कैलकाटा 1853 सिमिलर लेबोरेटरीज को वहां पर सेटअप किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया इन 1853 इन कैलकाटा। उसके बाद 1864 in Agra, in 1870 in Bombay. These laboratories were equipped with handle toxicological analysis of viscera, biological analysis of stains and bloods, semen, etc. and chemical analysis of food. किसी के खाने में तो पॉइजन नहीं था, एनी ड्रग जो डिटेक्ट वहां पे हो सकता है, एंड वेरियस एक्साइजेबल मटेरियल to provide scientific support to the criminal justice delivery system within their limited means. These laboratories also provide analytical features to neighboring states and union. अब कहीं पे कोई चीज सेटअप होती है तो उसका फायदा आसपास के स्टेट्स को और जो यूनियन टेरिटरीज है उनको मिलता है, नो डाउट। तो इसी सीक्वेंस में, डेवलपमेंट के सीक्वेंस में, नेक्स्ट जो हमारे सामने ब्यूरो है, दैट इज एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो। व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो? लेट्स डिकोड दिस। व्हाइल सम प्रोग्रेसेस वाज मेड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, जैसे कि कोशिश हो रही थी कि पॉइजन्स के बारे जो केसेस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग सेटअप बिल्ड किए जा रहे हैं, एजेंसीज का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल, स्पेसिफिकली क्रिमिनल्स, वाज स्टिल बीइंग डन इन रेदर हैपर्जर्ड मैनर। मतलब भाई क्रिमिनल्स को भी हमें आइडेंटिफाई करना है, उनकी पहचान करनी है, ठीक है। पुलिसमैन वुड ट्राई टू मेमोराइज कन्विक्ट्स फेस। अब एक पुलिस किसी कन्विक्ट्स का, मतलब एक केस के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो फॉर अ पुलिसमैन ये काफी मुश्किल है कि हर किसी का फेस उसको याद रहेगा कि कौन कैसा दिखता है। हो सकता है कि जो क्रिमिनल है वो अपना लुक चेंज कर ले दूसरा क्राइम करने से पहले, तो सर्टेन पॉसिबिलिटीज हैं और चैलेंजेस उस टाइम पे रहे होंगे। विद द इंट्रोडक्शन टू द फोटोग्राफी, द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट maintained records of every non-criminal including a detailed description of his approach। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया फोटोग्राफी कि आप क्या कीजिए, क्रिमिनल्स की फोटोग्राफी करके रख लीजिए, इन फ्यूचर अगर कोई क्राइम होता है तो मैच किया जा सके कि उसका क्रिमिनल डेटा, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। सो फोटोग्राफी को इंक्लूड किया गया कि क्रिमिनल का कैसा दिखता है, बट इसके ड्रॉबैक्स भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल्स अपना लुक चेंज कर सकते हैं फ्री होने के बाद में दूसरे क्राइम को कमिट करने से पहले, तो और चैलेंजिंग हो जाता है। तो बर्टिलॉन्स एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 1878 में। 1878 में इंडिया के अंदर बर्टिलोन एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एज आई टोल्ड यू कि इंडिया में जैसे डेवलपमेंट हो रहा था तो वो वर्ल्ड के लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा था, और कभी कभी तो इंडिया में ज्यादा डेवलपमेंट देखा जा रहा था। तो बर्टिलोन्स एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम 1878 में इंडिया में लॉन्च हुआ। along with the other countries of the world adopted Bertillon system of personal identification, and thus a anthropometric bureau for maintaining anthropometric records of criminals was established in 1892 at Kolkata। Again 1892 में फिर कलकत्ता में उसको established कर दिया गया। Okay, 1878 में बर्टिलोन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया टू द वर्ल्ड। फिर इंडिया के अंदर उसको एज अ सेंटर, उसका जो हम कहें ब्यूरो जो है वो 1892 में कैलकाटा के अंदर उसको एस्टैब्लिश किया गया। दैट्स ऑल अबाउट द एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम। एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम बेसिकली द लुक, द बॉडी स्ट्रक्चर, द हाइट, द वेट ऑफ द क्रिमिनल, ऑफ द वी कैन से जो जिसने क्राइम को किया है, द एक्यूज्ड पर्सन। सो दैट्स ऑल अबाउट द एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम, and let's move ahead with the fingerprint bureau. In this sequence we have next the first fingerprint bureau. The first fingerprint bureau in India again was established in Calcutta
सो इसके हिस्ट्री को देखें तो विलियम हर्शल जो कि कलेक्टर थे हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर विच इज इन बंगाल, फाउंड दैट मार्किंग्स ऑन द फिंगर टिप्स ऑफ अ पर्सन नेवर चेंजेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो उन्होंने देखा कि जो फिंगर के ऊपर, आपके फिंगर टिप के ऊपर जो ये पैटर्न और जो मार्क्स बने हुए हैं वो कभी भी लाइफ टाइम में चेंज नहीं होता, दे स्टिल रिमेन द सेम। Herschel applied his knowledge and skills. The name of the scientist is very important, and the district of Hooghly, Bengal, जो कि इंडिया में ही है। सो उन्होंने अपनी नॉलेज को अप्लाई किया, अपने स्किल्स को अप्लाई किया और रिकॉग्नाइज किया फिंगर्स को और थंब के इंप्रेशंस को ऑफ नेटिव कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट द रेप्यूडाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय देम। राइट, सो कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो अपना थंब इंप्रेशन लगा देते थे, उससे ये रहता था कि यार इसने थंब इंप्रेशन लगाया तो कोई अपनी बात से बाद में क्विट ना करे। ओके, देयर आफ्टर he extended his registration process to the prison regulation for identify conviction criminal in 1877. Herschel sought the consent of the superior officer in putting his ideas. That's not important. Let's move to the important part, which is in 1891. एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने अपॉइंट किया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बंगाल, जिनको अपॉइंट किया गया, ब्रिटिश रूल उस टाइम पे इंडिया के अंदर था, 1891 की बात हो रही है। एडवर्ड रिचर्ड हेनरी को अपॉइंट किया गया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन बंगाल। इंट्रोड्यूस्ड द थंब इंप्रेशंस इन द रिकॉर्ड स्लिप्स। तो वहीं से थंब इंप्रेशन का जो एक एरा है वो वहां से स्टार्ट हुआ। कंटेनिंग एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा टू अवॉइड रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। एंथ्रोपोमेट्रिक में प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई ट्विंस है, कोई जुड़वा दिखते हैं तो किसी ने क्राइम किया होगा तो कोई दूसरा फंस जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन थी किसमें, एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम में। तो एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा में ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए फिंगरप्रिंट थंब इंप्रेशन का यूज किया गया कि ये, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है और ये लाइफ टाइम चेंज नहीं होता, आपका लुक चेंज हो सकता है, ठीक है, आपकी जैसा कोई और हमशक्ल हो सकता है, बट द फिंगरप्रिंट, द फिंगर मार्क्स ऑन योर थंब और द फिंगर्स आर स्टिल remains the same during your lifetime. Long before 1897, he introduced maintenance of the duplicate criminal record with impressions of 10 fingers separate. उसने फिर कह दिया कि भाई सभी को अपनी 10 की 10 फिंगर्स का उनसे सैंपल लेंगे, ठीक है। अब किसी का एक फिंगर नहीं हो, किसी का 2 फिंगर नहीं हो, पूरे हाथ की जितने फिंगर्स है सबका ही ले लो, है ना। सो एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, विलियम हर्शल का कंट्रीब्यूशन रहा फिंगरप्रिंट ब्यूरो सेटअप करने में। उसके बाद 1891 में रिचर्ड हेनरी वहां पर आए और उन्होंने ये सब किया। उसके बाद हेनरी एम्प्लॉयड फ्यू सिलेक्टेड इंडियन पुलिस ऑफिसर्स। तो हेनरी ने क्या किया, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया जिनके नाम आपके स्क्रीन पर है, खान बहादुर अजीकुल हक एंड राय बहादुर हेमचंद्र बोस। खान बहादुर अजीजुल हक and Rai Bahadur Hemchandra Bose to work under his general supervision till classification was evolved, which remains the basic system even today. It was Khan Bahadur Azil Haq, this is the important paragraph, you have to note it down. Khan Bahadur Azizul Haq who evolved a mathematical formula to supply Henry's idea of sorting slips in 1024 pigeonholes based on fingerprints pattern. तो क्या हुआ, हजरतुल हक जो कि जिन्होंने एक इवॉल्व किया एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, और जो हेनरी का आइडिया था, ठीक है, ऑफ सॉर्टिंग स्लिप्स इन 1024 पीजन्स होल बेस्ड ऑन फिंगरप्रिंट पैटर्न। तो समथिंग समथिंग इसमें पीजन 1024 पीजन्स को उन्होंने रखा एंड उसके बाद उन्होंने फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। राय हेमचंद्र बोस जो थे, राय बहादुर हेमचंद्र बोस जो थे, made further contribution to the fingerprint science by evolving an extended system of sub classification। फिर उन्होंने वहां पर
सब क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, अ टेलीग्राफिक कोड फॉर फिंगर इंप्रेशन एंड अ सिस्टम ऑफ सिंगल डिजिट क्लासिफिकेशन। तो हेमचंद्र बोस ने फिंगरप्रिंट्स में अपना क्या योगदान दिया? उन्होंने सब क्लासिफिकेशन किया, टेलीग्राफिक कोड ऑफ फिंगरप्रिंट इंप्रेशन और अ सिस्टम ऑफ सिंगल डिजिट क्लासिफिकेशन, सिंगल डिजिट क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद में टेलीग्राफिक कोड ऑफ कोड फॉर फिंगरप्रिंटिंग इंप्रेशन, ये लिख लो, याद रहेगा तो ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। एंड थियोरेटिकल नॉलेज है, यू शुड राइट, बिकॉज ये चीजें दिमाग से निकल जाएंगी। अगेन, Henry approaches the government to seek approval for replacing the anthropometric data by fingerprints for identification based on habitual criminal. तो हेनरी जो एडवर्ड रिचर्ड हेनरी थे वो गवर्नमेंट के पास में गए, उन्होंने कहा कि जो एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, किससे? फिंगरप्रिंट से, बिकॉज फिंगरप्रिंट्स आर मोर यू नो यूजफुल, मोर एक्यूरेट वी कैन से। गवर्नमेंट रीडली एग्री, और गवर्नमेंट ने इस पे एग्री भी किया, और द फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कोलकाता के अंदर इन जुलाई 97, 1897, कोलकाता इन जुलाई 97। वर्ल्ड का पहला, इंडिया का ऑफकोर्स फर्स्ट है, बट इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल्सो fingerprint bureau which is was open at Calcutta in July 1897. Although the collection of record slips has started few years earlier, there's the personal identification solely based on fingerprint commerce. That's all. So the important is the date, Calcutta in July 1897. July 1897. That's all. उसके बाद Department of Explosive. When the use of explosive for subversive activities become common, it was found necessary to detect cause of explosion, either accidental or intentional. तो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में रूल करती थी उसके खिलाफ मूवमेंट्स स्टार्ट हो रहे थे, तो वहां पर एक्सप्लोजिव्स का यूज होता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम था कि जो एक्सप्लोजिव है इनका बहुत ही सबवर्स एक्टिविटीज के लिए इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि अंग्रेजों का उस वक्त पे टाइम था, तो वहां पर एक्सप्लोजिव्स यूज होना शुरू हो गए थे। इंडिया में मूवमेंट चल रहा था इंडिपेंडेंस को लेकर के, सो जरूरी था डिटेक्ट करना कि एक्सप्लोजिव का कॉज क्या है, एक्सीडेंटल है या फिर इंटेंशनल है, जानबूझ के किया गया है या फिर बाय नेचुरल हुआ है। The foundation of the Department of Explosive was laid when the Chief Inspector of Explosive was appointed in the year 1898. First Chief Inspector of Explosive was appointed in the year 1898 with his headquarter at Nagpur. तो the Explosive Department of Explosive का जो headquarter है वो नागपुर में ओपन हुआ। उसके बाद 5 और रीजनल ऑफिसेस खुले कलकत्ता में, बॉम्बे, आगरा, मद्रास एंड ग्वालियर। कलकत्ता, बॉम्बे, आगरा, मद्रास एंड ग्वालियर, टोटल 5 मोर। और 3 सब ऑफिसेस खुले, शिवकाशी, गोमिया एंड आसनसोल। आसनसोल आई थिंक इन वेस्ट बंगाल, टू बी कंफर्म। सो 3 और 5 रीजनल ऑफिसेस हैं और 3 सब ऑफिसेस हैं शिवकाशी, गोमिया, आसनसोल में। दे डेवलप competence to provide scientific clues in respect of explosive as well as possible cause of explosions. Their expertise handles, and that's all. Now again a very important topic, government examiner of question document शिमला में कैसे बना? अब यहाँ की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। पहले जो गवर्नमेंट एग्जामिनर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में GEQD बोलते हैं, इसको पहले कोलकाता में एस्टैब्लिश किया गया, उसके बाद कोलकाता से इसको शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। The British government of Bengal felt the necessity of identifying and the handwritings on the secret documents. Basically,
क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई भी आपके सामने पेपर है, उस पेपर पे किस इंक से यूज हुआ है, हैंड राइटिंग क्या है, ये सब आता है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर। बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी पेपर को एग्जामिन करना। The British government of Bengal felt the necessity for identifying the handwritings on the secret documents connected with the Indian independence movement and therefore created the post of government handwriting expert of Bengal. उसके लिए मिस्टर सी आर हार्डलेस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स काफी ज्यादा एग्रेसिव थे, राइट? तो इधर से उधर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता था, तो उनके सामने चैलेंज था कि कैसे हम पता करें कि व्हाट आर द यू नो मोटिव क्या है इन डॉक्यूमेंट्स का जो स्प्रेड हो रहे थे उस टाइम पे। तो उन्हें फील हुआ कि हम लोगों को एक ऐसा डिपार्टमेंट सेटअप करना चाहिए जिसका काम हो इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, इनकी वैलिडिटी और हैंड राइटिंग क्या लिखा है, किस पर्पस से लिखा है, मोटिव क्या है, दैट्स ऑल। तो मिस्टर सी आर हार्डलेस and then superintendent of in the AG's office in Bengal was appointed on this post in 1904. तो 1904 में उनको ये काम हैंड ओवर किया गया। दिस सेटअप वॉज शिफ्टेड इन शिमला इन द ईयर 1906। तो 1906 में ये जो पूरा सेटअप था जो 1904 में कलकत्ता के अंदर था, पूरा सेटअप शिमला के अंदर शिफ्ट कर दिया गया 1906 के अंदर, और इसको रखा गया कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर में, प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर CID। A post of handwriting expert for the government of India was created and Mr. C.R. Hardless was appointed to this post. शिमला में जब शिफ्ट किया तब भी CR हार्डलेस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उसके बाद CR हार्डलेस को मिस्टर F. ब्रूस्टर ने जो है वो रिप्लेस किया। एक इंसान कितना टाइम तक ही रह सकता है डिपार्टमेंट में, तो उसको रिप्लेसमेंट होती रहती है। तो मिस्टर CR हार्डलेस के बाद में मिस्टर F. ब्रूस्टर को रिप्लेस किया गया। मिस्टर F. ब्रूस्टर भी बंगाल से थे, पुलिस ऑफिसर थे वेस्ट बंगाल के अंदर, CID के अंदर। तो उनको डेजिग्नेट किया गया एज द गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, राइट? GEQD इज द फुल फॉर्म, GEQD का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट एग्जामिनर of question documents. At first, the work of this office was mainly confined to the identification of writings on secret documents. Later, as the application of this branch of science was felt in many other cases, the service of this office were thrown open to criminal as well as in civil court cases. During the World War II, the organization took up the additional work of secret censorship, including the detection of invisible writings and training of military personnel in this field. तो उन्होंने इसको का जो कंट्रीब्यूशन है इस डिपार्टमेंट का, वो सिर्फ राइटिंग्स को आइडेंटिफिकेशन करना सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पे, ये सब नहीं रह गया। सीक्रेट सेंसरशिप्स, जैसे कि इनविजिबल हैंड राइटिंग, उस टाइम पे किसी को बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर करनी होती थी, क्योंकि उस टाइम पे पहले सोशल मीडिया नहीं था, ईमेल्स नहीं थे एंड टेक्नोलॉजी नहीं था, तो सब कुछ पेपर पे होता था। दैट्स व्हाई ये डिपार्टमेंट की पूरी कहानी ये है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट अपने पास है दैट इज सेरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी हिस्ट्री को डिकॉर्ड करते हैं। सेरोलॉजिस्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में फुटप्रिंट्स सेक्शन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक रखते हैं सेरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। योर फीडबैक्स आर ट्रूली मैटर्स टू मी, सो अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट इन द कंटिन्यूटी यू विल गेट द more lectures. When the science of examining human blood developed in India, it becomes possible to examine blood and seminal stains in criminal investigation. क्राइम होते थे तो क्राइम जहां पर होते थे वहां पर ब्लड मिलता था, सेमिनल स्टेन्स मिलते थे, बहुत सारे फ्लूइड्स मिलते थे, बायोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते थे, तो रियलाइज हुआ फोरेंसिक सेरोलॉजी का इंपॉर्टेंस। तभी से एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, इंस्टीट्यूट का नाम था सेरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, और वो भी कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ 1910 में।
Head of the institute was designated as imperial serologist to the government of India. डॉक्टर हैनकिन ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया एस्टैब्लिश करने में इस डिपार्टमेंट को थ्रू द साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर सीरोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन वर at the infancy stage. The institute provides valuable scientific support by analyzing biological materials for crime investigation. After independence, the department को फिर rename कर दिया गया and rename करने के बाद इस department का नाम हुआ Office of Serologist and Chemical Examiner to the Government of India. That's all for this session. Your feedbacks are truly matters to me. See you soon in the next lecture number 2, जिसके अंदर आगे की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में प्रिंसिपल्स लॉज पर डिस्कशन करेंगे एंड सो ऑन द जर्नी विल गोज. Thank you so much for watching the session. Hope you like and enjoy the video. Thank you.